हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी तक जितने भी चीज़ें आप सबको बताई गई, पढ़ाई गई, आप सब सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि पिछले क्लासेस की तरह आज का भी क्लास आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बेटा, जो पहले हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे बात किया, क्या बात किया था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और आज हम लोग बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग किससे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब अगर हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं तो बेटा यहां पे आपको कुछ कंडीशन समझने हैं कि भाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है तो इसे दिया किसने था। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। किसने दिया था बेटा, जॉन डाल्टन ने। कब दिया था, इन 1808, 1808 में। कब दिया था बेटा, 1808 में। कब दिया, 1808 में। अब अगर बेटा इन्होंने क्या कहा एटम के बारे में, इन्होंने क्या बात किया कि ऑल मैटर आर composed with small particles। all matter क्या कहा, all matters are composed with small particles that particles in chemical reactions। और क्या कहा इन्होंने कि ये पार्टिकल क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन करते हैं। बट केमिकल रिएक्शन, बट they cannot be further divided into small pieces। और इन्होंने क्या कहा कि इन्हें आगे हम लोग क्या नहीं करेंगे, स्मॉल पीसेस में ब्रेक नहीं करेंगे, यानी स्मॉल पीसेस में इन्हें नहीं तोड़ सकते। इस बात को इन्होंने कहा। अब इसी के लिए बेटा इन्होंने कुछ कंडीशंस बताए। इन्होंने कुछ कंडीशंस में क्या बताया, पहला कंडीशन क्या था। अब बेटा पहला कंडीशन इन्होंने यहां पे क्या बताया है कि ऑल मैटर्स आर composed with small invisible पार्टिकल्स। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी मैटर हैं बेटा वो क्या होते हैं, स्मॉल इनविजिबल, अच्छा इनविजिबल बोल गए हैं बेटा, यहाँ इंडिविजुअल, थोड़ा सा यहाँ पे इंडिविजिबल पार्टिकल। यानी ये जो मैटर होते हैं सारे मैटर छोटे छोटे एक ही टाइप के, यानी खुद ही के प्रकार के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। इस बारे में भी इन्होंने बात किया। इन्होंने और क्या कहा कि पार्टिकल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज in a similar type of compound। यानी पार्टिकल के पास क्या होता है, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक दूसरे के लिए क्या होंगी, एक जैसी होंगी, एक समान होंगी। किसके लिए बेटा, एक जैसे कंपाउंड के लिए। और साथ ही साथ क्या होगा बेटा, इनके पास क्या होगा, they have similar atomic mass। यानी इनका जो एटॉमिक मास होगा
एक पार्टिकल के पास जितना एटॉमिक मास होगा उतना ही दूसरे पार्टिकल के पास होगा। ये बात क्लियर। इसके बाद इन्होंने कहा कि कंपाउंड्स आर जनरली फॉर्म कंपाउंड्स आर जनरली फॉर्म्ड due to mixing of atoms in simple ratio। यानी जो एटम होंगे वो किस रेशियो में मिले होंगे? सिंपल रेशियो में। यानी ये सिंपल रेशियो में एटम क्या करते हैं? मिलते हैं, जिससे क्या बनता है? मैटर बनता है, कंपाउंड बनता है। अब ये सिंपल रेशियो कहने का मतलब क्या है बेटा? याद रख लेना, फिक्स्ड रेशियो। यानी ये जो रेशियो होगा ये हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा एक टाइप के कंपाउंड के लिए। ये बात क्लियर। यानी एक टाइप के कंपाउंड के लिए ये जो रेशियो है ये क्या होगा? फिक्स होगा। इन्होंने क्या बताया नेक्स्ट बेटा? atoms are participate in chemical reactions। इन्होंने क्या कहा कि जो एटम्स हैं ये किस में पार्टिसिपेट करेंगे? केमिकल रिएक्शंस में। और इन्होंने क्या कहा? एटम्स follows the law of combination। किसको फॉलो करते हैं? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को। और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या कहता है बेटा? कि द एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed only they can change their form। ये क्या कर सकते हैं? ये अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ये बात बताई किसने? डाल्टन ने। इन्होंने और क्या नहीं बता पाए? बट एटम्स कैन नॉट बी बट एटम नहीं, यहां पे बट डाल्टन कीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं। बट डाल्टन कैन नॉट बी एक्सप्लेन about Gay-Lussac गैसियस वॉल्यूम लॉ। लेकिन इनका जो लॉ था, ये जो गे-लुसैक का गैसियस वॉल्यूम लॉ था, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी इनका ये लॉ बाकी तो सारी चीजों को बता पा रहा था, गे-लुसैक के लॉ को नहीं बता पा रहा था, जिसके कारण अब बेटा यहाँ पे कई कंडीशन आ गए कि कई कॉम्प्लिकेशन आ गए भाई, केमिकल रिएक्शन, फर्दर डिवीजन। अब अगर बात करें इस कॉन्सेप्ट की, तो जब बेटा आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वहां पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कई जो कह लीजिए इनमें जो कमियां थी, इन सारी कमियों को वहां पे दूर किया जाता है, वहां पे बताया जाता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर डिवाइडेड इनटू एनी पीसेस। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे तो वहां पे आप एटम को डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो यानी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थे जो कि यहाँ पे नहीं बताए जाएंगे, आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। लेकिन आपको ये डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी याद रखना है और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक बार मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझाता हूं। बेटा डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। डाल्टन ने क्या कहा कि ऑल मैटर्स आर कंपोज विथ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। यानी जितने भी मैटर हैं, जो भी मैटर है, इससे हमें लेना देना नहीं है, चाहे जो मैटर होगा। जैसे मान लेते हैं ये जो वाटर है, वाटर बॉटल है, अब इसमें ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक जिस भी पार्टिकल से बना होगा, चाहे आप अपर पार्टिकल में ले लें, चाहे लोअर बॉटम में ले लें, कहीं भी आप ले लीजिए, किसी भी पार्ट में, किसी भी पोजीशन में ले लीजिए, ये प्लास्टिक बॉटल है। यानी ये किससे बना होगा? प्लास्टिक के पार्टिकल से। अगर हम बात करें बेटा स्टाइलस की,
इसमें आप देखते हो बेटा ये ब्लैक कलर का है ना, पेन जैसा है, इसमें भी ये किससे बना होगा, प्लास्टिक से। आप रिमोट की बात कर लो, जैसे ये रिमोट है, रिमोट में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये रबर लगे हुए हैं, लेकिन पीछे तो सारे ये प्लास्टिक है ना, ये किससे बने होंगे, प्लास्टिक से। तो ये जो कंडीशंस है ये बात बताई गई किसमें, फर्स्ट पॉइंट में। जब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पे क्या कहा जाता है कि पार्टिकल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड, यानी जो भी पार्टिकल हैं एक ही कंपाउंड में सारे पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या है, सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज वो एक दूसरे के जैसे होती हैं, एक दूसरे के समान होती हैं। यानी अगर एक पार्टिकल का वेट 100 kg होगा तो दूसरे का भी 100 होगा, वहां पे एक का 100 हो एक का 50, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक 1 मीटर का होगा तो दूसरा भी 1 मीटर का होगा, यानी वहां पे भी डिफरेंसेस नहीं है, यानी वो सिमिलर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। और तीसरे में कह रहा है दे हैव सिमिलर एटॉमिक मास, यानी जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी एटम होंगे, सबका जो मास होगा, सबका जो वेट होगा वो एक दूसरे के लिए क्या होगा, सेम होगा, बदलेगा नहीं। यानी अगर एक का 10 kg है तो दूसरे का भी क्या होगा बेटा, 10 kg होगा। जब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया बेटा, फोर्थ पॉइंट में कहा यह जा रहा है कि कंपाउंड्स आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एटम इन अ सिंपल रेशियो, इट मींस फिक्स रेशियो। यानी जो भी कंपाउंड बनेगा वो किससे बनेगा, एटम से बनेगा। और वो एटम मिलेंगे कैसे, एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे तो वो रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। यानी एटम एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो में, अगर एक एटम इसमें है, जितना मान लेते हैं इसमें एक एटम होता, तो अगर हम दूसरा स्टाइलिश इसी ब्रांड का लेते तो उसमें भी एक ही एटम होता, वहां पे 2 एटम नहीं हो जाते। यानी अगर आप यहां एक एटम ले रहे हो तो दूसरे में भी एक एटम होगा, तीसरे में भी एक एटम होगा। कब, जब सारे एक जैसे होंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा गया, एटम्स आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। इन्होंने बताया कि जितने भी एटम होते हैं ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, सारे केमिकल रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम। यानी एटम हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। यानी जो केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनमें कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम करते हैं। यह बात क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा क्या कहा गया कि एटम्स फॉलोज द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। एटम क्या फॉलो करते हैं बेटा, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। यानी जो कॉम्बिनेशन लॉ है, जो किसने बताया था बेटा, आपको मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था, लेवोजायर ने बताया था। और लेवोजायर ने क्या बतलाया था कि एटम्स वहां पे बेटा उन्होंने क्या कहा था कि भाई जब आप एलिमेंट या कंपाउंड को केमिकल रिएक्शन कराते हो तो बेटा वो एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वो अपने नेचर को बदल देते हैं, लेकिन वो अपने आप को ना तो डिस्ट्रॉय करते हैं ना तो बनाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे इन्होंने यूज कर लिया और क्या कह दिया कि द एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, ओनली दे कैन चेंज देयर फॉर्म। और ये क्या करेंगे, अपने फॉर्म को, अपने नेचर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे क्या है, बट डाल्टन कैन नॉट बी एक्सप्लेन अबाउट गै-लुसैक गैसियस वॉल्यूम लॉ। लेकिन डाल्टन गै-लुसैक के गैसियस वॉल्यूम लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एटॉमिक मासेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एटॉमिक मास। पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, द मास ऑफ वन एटम, द मास ऑफ वन एटम। और वन एटम का जो मास होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा एटॉमिक मास। लेकिन यहां पे बेटा जब भी हम बात करते हैं मास ऑफ वन एटम की, तो यहां पे हमें क्या ध्यान देना होता है, 2 तरीके से हमें इसे समझना होता है। एक हमारा क्या होता है, रिलेटिव मास, एक क्या होता है रिलेटिव, और एक होता है हमारा एब्सोल्यूट। यानी एटॉमिक मास को भी हम लोग किस में डिफरेंशिएट करेंगे, 2 पार्ट में,
रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एंड सेकेंड वन हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अब यहां पे ध्यान देना, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या होगा बेटा, जैसे ही रिलेटिव एटॉमिक मास की आप बात करते हो तो एएमयू वैल्यू के साथ, किसके साथ, एएमयू वैल्यू के साथ जब बात करते हो तो बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो बात करेगा रिलेटिव के, और जो उसके नेचर में है, जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एब्सोल्यूट। यानी अकॉर्डिंग टू AMU, atomic mass unit, the mass value, जो मास का वैल्यू होगा, is relative atomic mass, is relative atomic mass। यानी अगर बेटा हम किसके अकॉर्डिंग, AMU के मास के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वो जो वैल्यू आती है वही हमें क्या बताता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या है, द एग्जैक्ट वैल्यू, थोड़ा सा, द एग्जैक्ट वैल्यू और नेचर ऑफ एटम एंड इट्स मास। यानी किसी भी एटम के एग्जैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मास हो जाएगा। अगर एएमयू के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा। अब अगर बेटा आपसे एक एएमयू के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखना 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1.66, क्या होता है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये वैल्यू किसकी होती है, 1 AMU। यानी एक AMU वैल्यू हमें पता चल गई, क्या पता चल गई, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मास की, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, एब्सोल्यूट मास। तो हाइड्रोजन का जो एब्सोल्यूट मास होता है वो कितना होता है बेटा, 1.67, क्या होता है, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और बेटा अभी मैंने आपको बताया 1 AMU की वैल्यू, 1 AMU इक्वल टू क्या था, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब जब आपको ये दो वैल्यू पता चल गई, आप रिलेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव मास या रिलेटिव एटॉमिक मास जिसे आप कहोगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, एब्सोल्यूट मास, क्या होता है, एब्सोल्यूट मास अपॉन AMU मास। यानी एब्सोल्यूट मास और AMU मास को आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। एब्सोल्यूट मास कितना था हाइड्रोजन के लिए, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाई 1 AMU की वैल्यू क्या है बेटा, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। अगर कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसे करेंगे तो बेटा यहां से वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, 1.008। अब ये बेटा किस में आ गई, AMU वैल्यू में। तो यहां से ये जो हमें पता चल रहा है, ये क्या पता चल रहा है, रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन। अब इसीलिए जब भी हम रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये बताना बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं ना, तो 1। अब आप ये बताओ कि जब हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हो, थोड़ा सा इसे इरेज कर दें,
आप ये बताओ, जब आप हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हो तो हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? 1H1 से करते हो ना। 1H1 में क्या आपने देखा कि ये तो आपका एटॉमिक नंबर हो गया। क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। और ये क्या हो जाता है आपका बेटा? ये क्या होता है? एटॉमिक मास। अब ये बताना, क्या ये एब्सोल्यूट है? ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेटिव को। यानी जब भी आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करते समय एलिमेंट्स के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि भाई नीचे आप उसका क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। यानी किस नंबर पे है, किस पोजीशन में है, ये रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पे आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास ही है, लेकिन बेटा ये कैसा है? रिलेटिव। एब्सोल्यूट के कंडीशन की आप बात नहीं करेंगे। ये बात क्लियर? अब जैसे बेटा अगर हम यही कॉन्सेप्ट किसके लिए कर लें, यही कॉन्सेप्ट हम कर लें ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए बेटा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन के लिए होता है बेटा 16। अब अगर यहां से कर दे क्या होता है? 16। तो अब अगर इस कंडीशन को, ये क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसका जो एक्चुअल रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? 15.990। ये क्या आ गया? रिलेटिव। अब अगर आपको ये रिलेटिव पता चल गया, रिलेटिव एटॉमिक मास पता चल गया, रैम पता चल गया, तब आप क्या कर सकते हैं कि मैंने क्या बताया था? रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एटॉमिक मास अपॉन एएमयू। अब यहां पे ध्यान दीजिए, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? मान लेते हैं यहां पे 15.99 इक्वल टू एएम अपॉन, यहां पे वैल्यू क्या था बेटा? 1.66056 इंटू 10⁻⁻²4। अब जैसे ही आप ये करेंगे तो यहां से एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की वैल्यू आप निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 15.99 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻²4। और यहां पे जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थोड़ा सा इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बेटा। जैसे ही आप 15.99 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1.66056, तो यहां से वैल्यू जो आएगी बेटा क्या आ जाएगी? 26.55 इंटू 10⁻⁻²4। तो ये कंडीशन जो हैं यही रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किसी भी कंडीशन में किसी भी नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये बात क्लियर हो गई? अब बेटा जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है किसका? रिलेटिव एटॉमिक मास का और इनमें एटॉमिक मास कंडीशंस का, तब आपको क्या ध्यान देना है बेटा कि एएमयू में ये क्या होता है? यू का मतलब क्या होता है और ए का मतलब क्या है और एम का मतलब क्या है, ये ध्यान देना है। तो एएमयू के अगर कंडीशन में हम बात करें तो एएमयू ये किससे है? एटॉमिक से। एम से क्या है? मास। एम से क्या है? मास। और यू से क्या है? यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास। ठीक, अब ये एएमयू के जितने वर्ड हैं इनका मतलब है, जितने लेटर हैं इनका मतलब है। ठीक, अब यहां पे एक टर्म आता है बेटा एवरेज एटॉमिक मास। इसके बारे में बात करते हैं। क्या आता है? एवरेज एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास ही है लेकिन कैसा है? एवरेज। अब इस चीज को समझना है बेटा आपको। व्हेन एनी एलिमेंट exist in our nature into two form or into two state or form। यानी अगर कोई भी एलिमेंट हमारे नेचर में दो स्टेट या दो नेचर में प्रेजेंट है तब क्या होता है? देन देयर एवरेज ऑफ relative atomic masses
atomic masses are known as एटॉमिक मास, यानी जो उनका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा उनका एवरेज ही हमारा क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा। अब अगर हम बात करें बेटा तो हमारे नेचर में क्लोरीन दो फॉर्म में होता है, 17Cl35 और क्या है 17Cl37। ठीक, अब अगर हम यहां पे बात करें तो इसका एटॉमिक मास क्या आया 35, इसका क्या है 37। लेकिन हमारे नेचर में जो इनका रेशियो है बेटा, ये किस रेशियो में है 3 और ये किस में है 1, यानी अगर इनका रेशियो हम देखें तो रेशियो क्या है 3:1 का रेशियो है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, इनका रिलेटिव मास निकालना है, तो क्या कर देंगे 35 इंटू 3, यहां से करेंगे तो क्या आएगा 37 इंटू 1, 3 का करते हैं भाई, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, और यहां से क्या आया 37। अब एवरेज निकालते हैं बेटा, तो एवरेज में क्या होता है सम ऑफ टोटल अपॉन टोटल नंबर जितने हैं इनका सम कर देना है, यानी 105 प्लस 37, और इन दोनों का 3 एंड 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐड करो 7 एंड 5 क्या आ जाएगा 12 कैरी 1, 3 एंड 1 4 एंड 1 डिवाइड बाई 4। अब 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 3 जा 12, कितना बचा भाई 2 एंड 2 22 आ गया, हाँ 22, 4 5 जा 20, क्या बचा भाई 2 बचा, डेसिमल लगा 20 आ गया, 4 5 जा 20। तो यहां से जो एवरेज एटॉमिक मास आ गया, क्या आ गया एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए, क्लोरीन के लिए बेटा क्या आ गया 35.5। इसीलिए जब भी हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं बेटा तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 17Cl35.5 से। तो ये क्यों रिप्रेजेंट हो रहा है ये समझ में आपको आ जाना चाहिए कि बेटा यहां पे इसका रिप्रेजेंटेशन किससे हो रहा है, एवरेज एटॉमिक मास से हो रहा है। किससे हो रहा है, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो बेटा अभी तक आज हम लोगों ने किसके बारे में बात कर लिया, आज अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि किसने दिया था बेटा, जॉन डाल्टन ने। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ कंडीशंस थे, इनके बारे में बात किया, जिसमें मैंने स्पेसिफिक 6 कंडीशंस के बारे में बात किया। इसके बाद बेटा मैंने आपसे एटॉमिक मास की बात किया, जिसमें मास ऑफ एटॉमिक मास को मैंने 2 पार्ट में डिराइव कर दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एब्सोल्यूट, और साथ में एएमयू के वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम लोग किसके बारे में बात करने लगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। मैंने इसके लिए एग्जांपल आपको क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, जिसमें आपको हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास बताया कितना आएगा 1.008। इसके बाद बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन के लिए हो गया। देन बेटा हमने किसके बारे में बात करना स्टार्ट किया, एवरेज एटॉमिक मास। और मैंने क्या बताया कि जब भी आप बेटा एक ही एलिमेंट के बारे में बात करते हो जो हमारे नेचर में 2 या 2 से अधिक फॉर्म में स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो उनका जो एवरेज मास होता है वही एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। अब बेटा इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिया जो बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, किसके लिए, क्लोरीन के लिए। ठीक है, तो अभी तक बेटा हमने आप सबसे ये सारे जो आज के कॉन्सेप्ट थे, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं बेटा आप सबको आज का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सब आज के सेशन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ बेटा कि आप सब हमारे आने वाले वीडियोस को, जो अभी के वीडियोस हैं, इन सारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।